जीनियस बाय जेम्स ग्लीक। ये कहानी एक महान फिजिसिस्ट की है जिसका नाम रिचर्ड फेमैन है। हम सभी में से कई लोगों ने इनका नाम भी नहीं सुना होगा, लेकिन 20वीं सदी के फिजिक्स की डेवलपमेंट में इन्होंने काफी अहम भूमिका निभाई है। 11 मई 1918 को जन्मे रिचर्ड फेमैन ने फिजिक्स के क्षेत्र में शानदार योगदान दिया, खासतौर पर क्वांटम फिजिक्स और सुपर फ्लूइडिटी के क्षेत्र में। रिचर्ड 20वीं सदी के एक महान प्रोजेक्ट का भी हिस्सा रहे थे, एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसने की साइंस को नई दिशा दी और दुनिया का काफी नुकसान भी किया। तो आइए नजर डालते हैं रिचर्ड फेमैन के जीवन पर। इसे पढ़कर आप सीखेंगे किस तरह से फेमैन के पिता ने बचपन से ही उन्हें साइंस पढ़ने के लिए प्रेरित किया। फेमैन मेथड के किस पार्ट की वजह से वो नोबेल पुरस्कार जीत सके। आखिर क्यों फेमैन के मरने के बाद भी उनके लेक्चर इतने फेमस हैं। पहला सबक, बचपन से ही रिचर्ड को साइंटिफिक तरीके से सोचने की आदत डलवाई गई। रिचर्ड के पैदा होने से पहले ही उनके माता पिता ने ये सोच रखा था कि अगर बेटा होगा तो वह आगे चलकर महान साइंटिस्ट बनेगा, और हुआ भी जैसा उन्होंने सोचा था। लेकिन रिचर्ड के लिए बचपन से लेकर एक महान साइंटिस्ट बनने का सफर उतना आसान भी नहीं था। मिलविले, जो कि रिचर्ड के पिता थे, वो न्यूयॉर्क में रहा करते थे। उनका खुद का सपना था कि वो साइंटिस्ट बने, लेकिन उन्हें पता था कि उनके पास इतनी संसाधन नहीं है कि वो अपने सपने को पूरा कर सके। इसीलिए उन्होंने जीवन भर एक सेल्समैन के तौर पर काम करते हुए अपने सपनों का बोझ अपने बेटे के ऊपर डाल दिया। और इसी वजह से बचपन से ही रिचर्ड को दुनिया एक साइंटिफिक तरीके से दिखाई गई। बचपन में जब रिचर्ड बात तक नहीं कर सकते, तभी से उन्हें उनके आसपास होने वाली चीजों को साइंटिफिक तरीके से दिखाया जाने लगा। जब रिचर्ड थोड़े बड़े हुए तो उनके पिता उन्हें म्यूजियम ले जाते थे और वहां पर पिक्चर्स में मौजूद नंबर और फैक्ट्स को रिचर्ड के साथ साझा करते थे, जिससे कि रिचर्ड उसे याद कर सके। जैसे कि एक टायरानोसोरस रेक्स के बारे में बात करते हुए उन्होंने रिचर्ड को बताया कि डायनासोर के सिर के जरिए अपने बेडरूम की खिड़की तक पहुंच सकता था, लेकिन उसका सर इतना चौड़ा था कि खिड़की में फिट ही नहीं हो सकता था। रिचर्ड के पिता ये भी चाहते थे कि रिचर्ड ये जरूर समझे कि चीजें किस तरह से काम करती हैं, क्योंकि ये काफी जरूरी था। एक दिन एक पहाड़ यात्रा के दौरान उनके पिता ने उनसे कहा कि उनके रास्ते में जितनी भी चिड़िया मिले वो उसे पहचान कर उसका नाम बताए। रिचर्ड को काफी नाम मालूम थे, लेकिन वो किसी चिड़िया को नहीं पहचान पाते थे, तो उनके पिता उस चिड़िया का नाम अलग अलग भाषा में लेके रिचर्ड को थोड़ा हिंट दे दिया करते थे। ये बात अजीब लगेगी, लेकिन रिचर्ड के पिता का मानना था कि दुनिया के हर कोने में हर चिड़िया का नाम अलग हो सकता है। इसीलिए जरूरी है कि हम चिड़िया की प्रकृति से उसे पहचाने, न कि नाम से, जिससे कि हमको कहीं भी किसी भी कोने में उसको पहचानने में दिक्कत ना हो। बाद में जब रिचर्ड स्कूल में थे, तब एक बार उन्हें पढ़ाया गया कि फ्रिक्शन की वजह से धीरे धीरे जूते घिस जाते हैं, लेकिन रिचर्ड ने इससे आगे बढ़कर लिखा कि साइड वॉक की दरारों में जूते का चमड़ा अटकने से ये फट जाता है। तब रिचर्ड को पता चला कि बच्चों को ऊपरी जानकारी दे दी जाती है, बस उन्हें ज्यादा गहरी जानकारी से वंचित रखा जाता है। दूसरा सबक, फेमैन ने कुछ अजीब ट्रिक्स का इस्तेमाल करके मैथ्स प्रतियोगिता जीती और बाद में उन्होंने वो ट्रिक्स फिजिक्स में भी इस्तेमाल की। फेमैन भले ही स्कूल के समय में अलजेब्रा में काफी निपुण थे, लेकिन उन्हें बेसबॉल और लड़कियों को समझने में काफी समस्या थी। उन्हें अलजेब्रा लीग के दौरान आयोजित होने वाली प्रतियोगिता में हिस्सा लेने में बहुत आनंद आता था। मैथ्स क्लास के दौरान बच्चों को बताया जाता था कि किसी प्रॉब्लम के रिजल्ट तक कैसे पहुंचा जाए और बात की जाए। मैथ्स कंपटीशन की तो उसमें सिर्फ रिजल्ट का महत्व होता है, ना कि रिजल्ट तक कैसे पहुंचा जाए इस बात का। और कंपटीशन के दौरान समय बहुत कम होता है, इसीलिए छात्रों के लिए आवश्यक है कि वो शॉर्टकट मैथ्स का इस्तेमाल करके जल्दी से जल्दी रिजल्ट तक पहुंचे। फेमैन के लिए मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत आसान था, क्योंकि बचपन से ही उन्होंने विजुअलाइजेशन करके चीजों को समझने का प्रयत्न किया था। बाकी सभी बच्चे पूरा प्रोसेस करके रिजल्ट निकालने का प्रयत्न करते थे, जबकि रिचर्ड सवाल को दिमाग में सॉल्व करके नोटबुक में सिर्फ उसका उत्तर लिखते थे। प्रश्न को पढ़ते पढ़ते दिमाग में ही रिचर्ड उसको सॉल्व करने की काबिलियत रखते थे। उदाहरण के तौर पर फेमैन के सामने एक प्रश्न था कि मान लीजिए एक नाव नदी में जा रही है और अचानक से उस नाव पर रखी हैट पानी में गिर जाती है। हैट के गिर जाने का एहसास नाविक को 45 मिनट के बाद होता है, तो बताइए कि नाविक को वापस उस हैट तक जाने में कितना समय लगेगा। प्रश्न में नाव और नदी दोनों की स्पीड दे रखी थी। रिचर्ड को तुरंत एहसास हुआ कि स्पीड बस ध्यान हटाने के लिए दी गई थी। नाविक को 45 मिनट ही लगेंगे हैट तक वापस जाने में। विजुअलाइजेशन की ये स्किल फेमैन को जीवन भर काम आई।
फेमन के साथी कहते हैं कि उनकी सबसे अच्छी बात ये थी कि वो खुद को एटम, इलेक्ट्रॉन और अलग अलग पार्टिकल के स्थान पर रखकर प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे। तीसरा सबक, कॉलेज के दौरान रिचर्ड का फिजिक्स के लिए प्यार और बढ़ गया। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में अपने पहले साल के दौरान रिचर्ड ने अपने अध्यापक से पूछा कि आखिर मैथ पढ़ने से उन्हें क्या लाभ होगा। रिचर्ड को बहुत ही सटीक जवाब मिला कि अगर तुम्हें ये पूछना पड़ रहा है तो तुम गलत सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। अपने स्कूल के दौरान रिचर्ड को मैथ में बहुत रुचि थी और वो मैथ में इतने अच्छे थे कि कई बार स्कूल में उन्होंने मैथ की क्लास भी ली थी। लेकिन कॉलेज आने के बाद उनका मैथ से मन भर गया था और परिणाम स्वरूप उन्होंने अपना ध्यान फिजिक्स की ओर बढ़ा दिया। कॉलेज के दौरान उनका फिजिक्स में इंटरेस्ट बढ़ता ही गया। रिचर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के अलग अलग तरीके ईजाद करते थे। उन्हें फिजिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत मजा आता था। कभी कभी तो वो कॉरिडोर में खड़े बच्चों के पास रुककर पूछ लेते थे कि आखिर वो कौन सी प्रॉब्लम पर अटके हुए हैं। फिजिक्स पढ़ने में वो इतने लीन हो गए थे कि बाकी के सब्जेक्ट में वो पिछड़ गए। उन्होंने आर्ट्स, इतिहास और अंग्रेजी में सबसे खराब किया। रिचर्ड ने संगीत का बहुत तिरस्कार किया और कहते हैं कि उसे सुनकर उन्हें शारीरिक दर्द का एहसास होता है। वो फिलॉसफी को भी काफी नापसंद करते थे। उनका मानना था कि फिलॉसफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें लॉजिक की बहुत ज्यादा कमी है। उनका मानना था कि इंग्लिश और फिलॉसफी में निपुण होने से अच्छा है कि व्यक्ति उस चीज को पढ़े जिससे कि इंसान की रचना हुई है। खैर, उन्होंने पास होने के लिए अपने दोस्त की नोटबुक से चीटिंग की। उनके खराब नंबर की वजह से एक बार तो ऐसा लगा कि उनका करियर खत्म ही हो जाएगा, क्योंकि जब उन्होंने प्रिंसटन में पढ़ाई के लिए अप्लाई किया तब प्रिंसटन ने उन्हें खराब नंबर के कारण एक बार लगभग रिजेक्ट कर दिया था। चौथा सबक, 1942 में फेमन ने टीम ज्वाइन की जिसने कि आगे चलकर एटम बम का आविष्कार किया। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान कई लोग इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि आखिर किस तरह एटम को कई भागों में तोड़कर एटम बम बनाया जा सके। दुनिया भर में फिजिसिस्ट का मानना था कि एटम बम बनाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए थोड़े समय की आवश्यकता है। इनमें से कई साइंटिस्ट दुनिया के सबसे पहले परमाणु हथियार को विकसित करने के लिए न्यू मैक्सिको के लॉस अलामोस में एक गुप्त सुविधा पर काम कर रहे थे। 1942 में प्रिंसटन से अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद 25 साल के रिचर्ड को मैनहट्टन प्रोजेक्ट में शामिल किया गया, जो कि एक न्यूक्लियर वेपन बनाने का प्रोजेक्ट था। इस प्रोजेक्ट में साइंटिस्ट इस बात की खोज कर रहे थे कि चेन रिएक्शन के लिए कितने यूरेनियम की आवश्यकता होगी। फेमन को टीम में इसलिए शामिल किया गया था क्योंकि वो एक युवा और अत्यंत जिज्ञासु फिजिसिस्ट थे, लेकिन जल्द ही उन्हें टीम का लीडर बना दिया गया। लीडर की पोस्ट एक अनुभवी फिजिसिस्ट को दी जाती है, लेकिन रिचर्ड के ज्ञान और उनकी दृढ़ता को देखते हुए उन्हें ये पोस्ट मिली। रिचर्ड को ये स्थान इसीलिए मिला क्योंकि वो समस्याओं का समाधान बहुत जल्द निकाल देते थे। कुछ लोगों को रिचर्ड की थ्योरी पसंद नहीं आती थी और उनका मानना था कि रिचर्ड की थ्योरी काम नहीं करेगी, लेकिन समय के साथ साथ जब उनकी थ्योरी ही सही साबित होती गई और सभी ने रिचर्ड को लीडर के रूप में स्वीकारा। टीम को बम बनाने के जरूरी कैलकुलेशन में उतनी दिक्कत नहीं आई जितना प्रैक्टिकल करने में थी, क्योंकि समाधानों की बहुत कमी थी। फेमन का मानना था कि अगर कैलकुलेशन में थोड़ी भी ऊंच नीच हुई तो काफी नुकसान हो सकता है, लेकिन जल्द ही रिचर्ड और उनकी टीम ने इस बात का पता लगा लिया कि आखिर चेन रिएक्शन के लिए कितने यूरेनियम की आवश्यकता होगी, और साथ ही साथ उन लोगों ने ये भी पता कर लिया कि आखिर किस तरह से बम को नियंत्रित किया जा सकता है जिससे वो खुद ब खुद न फटे। और जैसा कि हम सब जानते हैं, 16 जुलाई 1945 को सूर्योदय से ठीक पहले परमाणु बम के पहले विस्फोट से न्यू मैक्सिको रेगिस्तान के ऊपर का आकाश धुआं हो गया था। पांचवा सबक, रिचर्ड की प्रॉब्लम को विजुअलाइजेशन करने की क्षमता ने उन्हें नोबेल पुरस्कार दिलाया। कुछ लोगों का कहना है कि संगीत के किसी भी इंस्ट्रूमेंट में महारत हासिल करने में 10,000 से 20,000 घंटे तक का समय लगता है। बिल्कुल उसी तरह फेमन ने भी काम किया। उन्होंने प्रॉब्लम को विजुलाइज करने में अपने जीवन के हजारों घंटे बिता दिए, और यही कारण था कि पहले वो अलजेब्रा में और बाद में फिजिकल फोर्सेस के बारे में बहुत कुछ जानने लगे थे। रिचर्ड की मैथ पर इतनी अच्छी पकड़ थी कि जिसकी वजह से उन्हें थ्योरेटिकल साइंस को समझने में भी कभी दिक्कत नहीं हुई। अपनी विजुअलाइजेशन की मदद से रिचर्ड किसी भी फिजिकल ट्रांसमिशन को आसानी से फॉर्मूला में ढाल देते थे। फेमन से एक बार पूछा गया कि किस रंग ने उनकी साइंटिफिक प्रोसेस में भूमिका निभाई है, और उन्होंने कहा कि जब भी वो किसी फॉर्मूला की रचना करते हैं तो वह ऐसे रंगों को देखते हैं जैसे कि डार्क एक्स या वॉयलेट एन।
1947 में रिचर्ड को फेमन डायग्राम की रचना करके क्वांटम फिजिक्स के छात्रों के लिए क्वांटम फिजिक्स को आसान बना दिया। उसी समय उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के क्षेत्र में अपने काम को सबके सामने रखा। उन्होंने ये बताया कि किस तरह से चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में इंटरेक्ट करते हैं। उनके द्वारा विकसित किए गए डायग्राम की मदद से कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को समझना काफी आसान हो गया। ये विशेष रूप से क्वांटम फिजिक्स का मामला था, जहां उनके डायग्राम ने बहुत ही हार्ड इक्वेशन की एक सीरीज को शामिल करने के लिए हर अकादमिक आर्टिकल की आवश्यकता को कम किया। साल 1965 में उन्हें उनके अभिनय योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। आधी रात का समय था जब न्यूयॉर्क में उन्हें ये खबर मिली कि उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। कुछ ही क्षणों में उनके दरवाजे पर रिपोर्टर्स का तांता लग गया। सभी साइंस में उनके अनमोल योगदान के बारे में जानना चाहते थे। रिचर्ड ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन किसी को भी उनकी बात समझ ही नहीं आई। अंत में एक रिपोर्टर ने कहा कि वो अपनी खुशी को एक लाइन में बताएं। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं अपनी काम को एक लाइन में कह सकता तो शायद मैं नोबेल पुरस्कार का अधिकारी न होता। छठा सबक रिचर्ड के द्वारा ली गई कुछ ऐसी क्लासेस थीं जो कि आज भी सभी के जहन में बसी हुई है। रिचर्ड एक बहुत ही उम्दा अध्यापक थे। उन्होंने ज्यादा लेक्चर तो नहीं दिए, लेकिन जिसने भी उनके लेक्चर को अटेंड किया है उस लेक्चर को जीवन भर जरूर याद रखेंगे। यूनिवर्सिटी में अपनी आखिरी 2 साल फेमन ने कैलटेक में फिजिक्स पढ़ाने में बिताए। रिचर्ड अपने लेक्चर के दौरान बच्चों को एक अलग ही दुनिया में लेकर चले जाते थे। वो उसी प्रकार बच्चों को पढ़ाते थे जिस प्रकार उन्होंने खुद विजुअलाइजेशन करके पढ़ाई की थी। जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ा, फ्रेशमैन और सोपोरम स्टूडेंट्स को क्लास में बने रहने के लिए संघर्ष करना पड़ा। कुछ स्टूडेंट बाहर हो गए, लेकिन ये स्पष्ट नहीं हो सका कि फेमन अपने छात्रों को खोने के बारे में चिंतित थे, क्योंकि प्रोफेसरों और स्नातक छात्रों को कभी भी सीट भरने के लिए ज्यादा प्रयास नहीं करने पड़ रहे थे। फेमन की क्लास बहुत आनंदमयी होती थी और उन्होंने अपने काम के ऊपर कोई किताब भी नहीं लिखी थी, तो इस वजह से लोगों के पास उनके लेक्चर अटेंड करने के अलावा कोई और उपाय नहीं बचता था। बाद में उनके द्वारा दिए गए लेक्चर्स को नोट्स के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया गया और उसे रेड बुक कहा गया। कई विश्वविद्यालयों ने रेड बुक को अपने पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाना चाहा, परंतु वो बच्चों की समझ से परे थे, इसीलिए उन्हें पाठ्यक्रम में शामिल करने का विचार त्याग दिया गया। छात्रों के लिए तो नहीं, लेकिन बहुत से प्रोफेसर्स के लिए रिचर्ड की रेड बुक काफी काम आई। कईयों को तो उनके प्रयोग में रिचर्ड की किताब से काफी मदद मिली। ये सब इसीलिए संभव हो पाया क्योंकि रिचर्ड का प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका सबसे अलग था और थोड़ा आसान भी। रिचर्ड ने इस बात का बहुत विरोध किया था कि छात्रों को उसी तरीके से पढ़ाना नहीं चाहिए जिस तरीके से प्रोफेसर ने पढ़ाई की, क्योंकि उनका मानना था कि प्रोफेसर को हमेशा शॉर्ट तरीके की खोज में रहना चाहिए। आज भी हम उनके दिए गए तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो एटम से निकलने वाली किरणों के बारे में हो या फिर उनके द्वारा बताए गए एनालिटिक मेथड। 7वां सबक, रिचर्ड फेमन ने एक जोकर की तरह खुद को प्रस्तुत किया, लेकिन उनके जीवन से हमें बहुत सी सीख मिलती है। रिचर्ड को याद करने के बहुत से कारण हैं और उनमें से एक है बोंगो बजाना। जब भी आज किसी अच्छे इंस्ट्रूमेंट वादक के बारे में सोचते हैं तो शायद आपको कोई बोंगो प्लेयर याद आता होगा। रूस में रहने के दौरान रिचर्ड ने 2 बोंगो ड्रम खरीदे। फेमन को मॉडर्न म्यूजिक बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन उन्हें ड्रम बहुत पसंद थे, क्योंकि इसके जरिए वो अपने से म्यूजिक और साउंड निकालते थे और वो प्रैक्टिस करते करते इतने निपुण हो गए कि उन्हें एक बैंड में भर्ती कर लिया गया। रिचर्ड एक जोकर के तौर पर काफी फेमस थे क्योंकि वो बहुत सी मजाकिया कहानियां कहा करते थे। उन्होंने अपनी कहानियों को 2 किताबों का रूप दिया और ये दोनों किताबें काफी बिकी हैं। सभी अच्छे कहानीकारों की तरह रिचर्ड ने सच्चाई को यहाँ से वहाँ फैलाया, लेकिन उनके सहयोगी इस बात से चिंतित थे कि विज्ञान की गंभीर किताबों को हंसी मजाक में समझाया जा रहा है। इस बात को कभी नकारा नहीं जा सकता कि वे सभी किताबें फेमन के चरित्र के एक महत्वपूर्ण हिस्से को दर्शाती हैं। रिचर्ड की सबसे खास बात ये थी कि लोगों के काम को नजरअंदाज कर देते थे, इस सोच में कि वो उसी काम के लिए किसी नए आइडिया की खोज करेंगे। इसीलिए रिचर्ड कभी साइंटिफिक किताब का पहला पन्ना नहीं पढ़ते थे, क्योंकि उस पर रिजल्ट मौजूद होता था। वो बस उस किताब में जिन समस्याओं का वर्णन हुआ है उसे जानना चाहते थे और बाद में खुद ही उसका उपाय ढूंढते थे। उनके साथ काम करने वाले लोगों को ये पसंद नहीं था, क्योंकि फेमन अपने साथ किसी को शामिल नहीं करते थे। रिचर्ड फेमन के द्वारा विकसित कई चीजें ऐसी भी थीं जो दुनिया के सामने नहीं आ पाई, क्योंकि रिचर्ड को लगता था कि वो इतनी जरूरी नहीं है।
कई लोगों को रिचर्ड इसलिए भी पसंद नहीं थे क्योंकि जिस समस्या को सुलझाने में लोगों को 6 महीने लग जाते थे, रिचर्ड उसे एक रात में सॉल्व कर देते थे। रिचर्ड ने अपने जीवन में वो राह चुनी जो कि कम लोगों के द्वारा चुनी गई और अपने छात्रों को भी वो वही शिक्षा देते थे। कुल मिलाकर सभी साइंटिस्ट जो रिचर्ड को जानते हैं वो यही कहते हैं कि रिचर्ड सबसे अलग इंसान थे। उन्हें समझना बहुत मुश्किल था। रिचर्ड ने बहुत सारे थ्योरीज पर काम किया, लेकिन आज भी उनका काम उतना मशहूर नहीं है जितना कि और साइंटिस्ट का। उन्होंने दुनिया भर के साइंटिस्ट को प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक अलग नजरिया दिखाया। उनके कंट्रीब्यूशन की मदद से ही आज फिजिक्स उस स्थान पर है जिस स्थान पर उसको होना चाहिए। ये बुक ऐप पर अभी आपने सुनी जेम्स ग्लीक की जीनियस।